व्यक्ति का अभिनंदन है, स्वागत है। बोर्ड पे आप देख ही रहे हैं, आज का जो अपने न्यू कंसेप्ट है वो है कंजक्शन ऑफ टाइम, यानी कि वे कंजक्शन जो समय को इंगित करते हैं, समय को बताते हैं। उन कंजक्शन का अपन आज अध्ययन करेंगे जो समय से संबंधित है, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए काम में लिए जाते हैं। दूसरा इसका नाम होता है एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम, यानी कि वे क्लोज जो टाइम से संबंधित होते हैं। इनमें हमें दो क्लोज मिलेंगे और समय से संबंधित कंजक्शन का यूज करते हुए हमें दोनों क्लोज को जोड़ना है और एक कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। और ये जो एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम है, इनसे दो क्लोज को अपन जोड़ते हैं, वो हमेशा कौन सा वाक्य बनता है? ऐसा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। कौन सा? कॉम्प्लेक्स, जिसको बोलते हैं मिश्र वाक्य। तो पहला जो समय बताने वाला आज का कंजक्शन है वो है एज सुन एज। बहुत बार हमने पढ़ा है, बहुत बार देखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना है एज सुन एज का हिंदी अर्थ क्या होता है। एज सुन एज का हिंदी अर्थ होता है ज्यों ही, टेंस होता है ज्यों ही। एक एग्जांपल लिखा है मैंने, राहुल ओपन्ड द डोर, राहुल ने दरवाजा खोला। ही शो ए स्नेक, और उसने क्या देखा? सर्प देखा। आपको एज सुन एज का प्रयोग करते हुए दोनों क्लोज को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। अगर आपको दो क्लोज मिले, एज सुन एज का प्रयोग करना हो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जानिए एज सुन एज का प्रयोग जो समय से संबंधित कंजक्शन है, कौन सी क्लोज को जोड़ने के लिए किया जाता है? वे दो क्लोज जो समय से संबंधित हो, एक कार्य समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरा काम अगर शुरू हो रहा हो, तो उन दोनों क्लोज को जोड़ने के लिए अपन कौन से कंजक्शन का यूज लेते हैं? एज सुन एज का लेते हैं। और इसका यूज लेना बड़ा इजी है। देखिए जो वाक्य है ना, राहुल ओपन द डोर, राहुल ने दरवाजा खोला और खोलते उसने क्या देखा? सर्प देखा। इट मीन्स ये एक्शन कंप्लीट हुआ ही था कि तुरंत दूसरा एक्शन क्या हो गया? शुरू हो गया। इन वाक्यों को जोड़ने के लिए एज सुन एज का प्रयोग किया जाता है। और एज सुन एज का प्रयोग किस प्रकार करते हैं? देखिए, अगर दो क्लोज दी हो, पहले क्लोज के पहले आप लगा दीजिए एज सुन एज राहुल ओपन द डोर। एज सुन एज राहुल ओपन द डोर। उसके बाद आपको कोमा का यूज करना है। किसका यूज करना है? कोमा का यूज करना है। फर्स्ट सेंटेंस के पहले हमने एज सुन एज को लगा दिया, उसके बाद मैंने क्या लगाया? कोमा लगाया। कोमा लगाने के बाद दूसरा जो क्लोज है उसको लिख दीजिए ही शो ए स्नेक। ही शो ए स्नेक। अर्थ हुआ कि ज्यों ही राहुल ने दरवाजा खोला, एक क्या देखा? सर्प देखा। चलिए, ये तो था इसका रूल। अब आपको अपना ज्ञान चेक करने के लिए एक एग्जांपल मैं और डाल देता हूं, जिसको आप फटाफट हल करके देखिए। जैसे ही ओपन्ड द बुक, उसने पुस्तक को खोला। ही सो ए पिक्चर, और उसने क्या देखी? तस्वीर देखी। ही ओपन्ड द बुक, ही सो ए पिक्चर, उसने किताब को खोला और एक तस्वीर देखी। दूसरा आप ऐसे कह सकते हैं ही सो ए लायन, ही रन अवे, यानी कि एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन तुरंत हो रहा है। इस सेंटेंस में आपको एज सुन एज का प्रयोग करके मेरे को बताना है कि किस प्रकार यूज करते हैं। आप डेफिनेटली कहेंगे कि सर सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लगा देते हैं एज सुन एज ही ओपन्ड द बुक, कॉमा लगाइए, क्या आ जाएगा? आई शो ए पिक्चर। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने गलत किया था। ही ओपन द बुक, उसके बाद मेरे को वहां पे ही लेना है, यहाँ पे आई नहीं लेना है। क्या लेना था? ही लेना था। तो आई की जगह क्या हो जाएगा? आई की जगह हो जाएगा ही। चले एक एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूं और उसको हल करके आप देखिए कि आप सही यूज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। वो जो एग्जाम्पल मैं डाल रहा हूं वो आप ऐसे मान सकते हैं कि टेस्ट के रूप में दिया जा रहा है और आपको उसको हल करना है। चलिए बोर्ड पे एग्जाम्पल आ रहा है ये, मोहन शो ए लायन, ही रन अवे। ये जो सेंटेंस है ये आपके लिए है, टेस्ट के लिए। आपको इसमें एज सुन एज का प्रयोग करते हुए वाक्य को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट के द्वारा इस वाक्य को आप जोड़ के मुझे बताएंगे। शायद आप एज सुन एज को आसानी से समझ गए, ज्यादा हार्ड वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट कंजक्शन की बात करते हैं जो समय की बात करता है। नेक्स्ट एक कंजक्शन होता है नो सूनर देन। नो सूनर
देन, यानी कि नो सुनर देन एक कंजक्शन है जो दो टाइम क्लोज को जोड़ने का काम करता है। दो टाइम वाले क्लोज को क्या करता है, जोड़ता है। जस्ट नाउ, नो सुनर देन का हिंदी अर्थ होता है जस्ट नाउ, जैसे ही। अगर नो सुनर देन से हमें दो सेंटेंस को जोड़ना हो, आई रीच्ड द स्टेशन, द ट्रेन अराइव्ड, तो इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, इसका अलग से एक स्ट्रक्चर बनता है। वाक्य तो साधारण होता है लेकिन ये स्ट्रक्चर प्रश्नवाचक वाक्य का सा रखता है। तो चलिए मैं आपको पैटर्न बताता हूं। अगर आपको नो सुनर देन से दो क्लोज को जोड़ना हो तो उसका पैटर्न क्या रहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना होता है नो सुनर, यानी कि सेंटेंस की शुरुआत किससे करेंगे, नो सुनर से करेंगे। उसके बाद आपको लगाना होता है साइकिरिया, उसके बाद आपको लगाना होता है सब्जेक्ट, उसके बाद आपको लगाना होता है वर्ब, उसके बाद आप लगाएंगे देन, क्या लगाएंगे, देन, और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आप लगा देंगे वर्ब। ये स्ट्रक्चर रहता है। यानी कि नो सुनर देन से आपको दो क्लोज को जोड़ने के लिए कहा जाए तो दोनों क्लोज टाइम से संबंधित होंगे, और नो सुनर देन अपना एक अलग से स्ट्रक्चर रखता है। और उसमें क्या होता है, इस सेंटेंस को अपन नो सुनर देन और एज सुन एज में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, बट अंतर इतना है, नो सुनर देन क्या करता है कि अपने बाद सब्जेक्ट को न लेकर एच भी लेता है। ये एक इसका विशेष प्रकार का टाइपिकल पैटर्न है जिसको हमें फॉलो करना होता है। अगर आपको एग्जाम में दो क्लोज मिल जाए और कहा जाए कि दोनों क्लोज को नो सुनर देन से क्या करना है, जोड़ना है, तो इस फॉर्मूले को आप यूज में ले सकते हैं। अगर ये फॉर्मूला यूज में लेंगे तो देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को लिखना होगा नो सुनर, देखिए मैंने पैटर्न में नो सुनर लिखा है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है। यानी ये जो क्लोज दिए है ना, ये क्लोज इससे कौन सी टेंस का है, टेंस की पहचान करते हुए आपको क्या निकालनी है, एचवी निकालनी है। तो अगर इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखें, इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म दे रखी है, सेकंड फॉर्म दे रखी है। सेकंड फॉर्म दे रखी है, इट मींस ये कौन सा प्रकार हुआ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हुआ। और पास्ट इंडेफिनिट के साधारण वाक्य में हमको भी पता है कि साइक्रिया दी नहीं दी जाती है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में फिर साइक्रिया कौन सी यूज लेते हैं, बताइए फटाफट, डिड लेते हैं, तो अपन डिड का यूज कर लेंगे। नो सुनर डिड, नो सुनर डिड। उसके बाद अपन को क्या करना है, वर्ब लगाना है, सॉरी सब्जेक्ट लगाना है। नो सुनर डिड आई, नो सुनर आ गया, हेल्पिंग आ गया, सब्जेक्ट आ गया, नो सुनर डिड आई। उसके बाद हमको क्या यूज लेना है, वर्ब यूज लेना है। अगर इस सेंटेंस की वर्ब यूज ले तो आपको पता है कि डिड होते ही ये जो वर्ब है वो कौन सी वर्ब में कन्वर्ट हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। नो सुनर डिड आई रिच, रिच का क्या हो जाएगा, रिच। उसके बाद क्या बचा, द स्टेशन, नो सुनर डिड आई रिच द स्टेशन। उसके बाद इसमें कोमा नहीं लगाना है क्योंकि हमें किसका यूज करना है, देन का करना है। देखिए फर्स्ट सेंटेंस का पूरा अपने जो रूल थे वो लागू कर दिए हैं। नो सुनर लिख लिया, नो सुनर देन का यूज करना हो तो पहला जो क्लोज है उससे पहले आपको नो सुनर का यूज करना है। उसका टाइपिकल पैटर्न आपको काम में लेना है। नो सुनर लगाने के बाद आपको एच भी लाना पड़ेगा, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब, और उसके बाद ये शेष वाक्य आ जाएगा। उसके बाद ये जो फुल स्टॉप दिया है उसकी जगह में किसका यूज करना है, देन का यूज करना है। यहाँ पे आ जाएगा देन, और दूसरा पूरा जो क्लोज है उतार दीजिए, द ट्रेन अराइव्ड, द ट्रेन अराइव्ड। अर्थ क्या हुआ कि जो ही मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन आ गई, जो ही मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन आ गई, यानी कि मैं पहुंचा ही था, ज्यादा गैप नहीं था, मेरे पहुंचते ही क्या आ गई, ट्रेन आ गई। इस प्रकार नो सुनर देन से अगर आपको सेंटेंस पूछा जाता है कि दो क्लोज दिए हों, दोनों को कंबाइन करके एक क्लोज बनाना हो, तो नो सुनर का यूज करने के लिए आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। और जिस प्रकार मैंने स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए वाक्य बनाए आपको बनाना है। आपकी टेस्ट के लिए एक वाक्य मैं आपको दे देता हूं, ये वाक्य आप हल करके देख लीजिए, आपकी दृष्टि से इसका उत्तर क्या होना चाहिए। जैसे राहुल राहुल completed his homework, राहुल completed his homework, his uncle came, राहुल completed his homework, his uncle came। आपको नो सुनर देन का प्रयोग करते हुए एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करना है, फॉर्मेशन करना है। आप ऊपर वाला जो मैंने सेंटेंस हल करवाया है
उसको यूज करते हुए आप दूसरे को भी हल कर सकते हैं। चलिए अपने आज के 2 कंजक्शन टाइम वाले कंप्लीट हो गए, तीसरा लेते हैं। नेक्स्ट जो अपना कंजक्शन है वो है टिल और अनटिल। कौन सा मिला? टिल और अनटिल। टिल और अनटिल दोनों ही समय को बताने वाले क्या है? कंजक्शन है, और दोनों का अर्थ होता है जब तक नहीं। ये इन दोनों का हिंदी अर्थ होता है। अगर अपन को 2 सेंटेंस को टिल या अनटिल से जोड़ने के लिए कहा जाए तो देखिए कैसे स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। वाक्य क्या है? वेट हियर, या इंतजार करिए, ही डज नॉट कम, ही डज नॉट कम, जब तक वो नहीं आ जाता। टिल और अनटिल का यूज तो दोनों क्लोज की मिडल में होता है, बट टिल और अनटिल की एक विशेषता है। टिल और अनटिल दोनों नेगेटिव भाग देते हैं, यानी कि कौन सा सेंस देते हैं? नेगेटिव सेंस देते हैं। टिल और अनटिल के बाद वाले क्लोज में कभी भी नोट का यूज नहीं होता। सपोज दैट, कल्पना कीजिए अगर हम यहाँ पे अनटिल या टिल का यूज कर लेते हैं तो इस सेंटेंस में क्या आएगा? नोट का यूज नहीं करना है, क्योंकि खुद क्या देता है? नेगेटिव भाव देता है। अगर इसको अपन जोड़ें तो कैसे बनेगा? वेट हियर, चाहे टिल लगा लो और चाहे अनटिल लगा लो। वेट हियर, टिल या अनटिल। अब ये जो नेगेटिव सेंटेंस है ना, इसको नेगेटिव नहीं रखना है, इसमें से नोट को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा, क्योंकि टिल और अनटिल का यूज करने के बाद हम नेक्स्ट सेंटेंस में क्लोज में नोट का यूज नहीं करते। चलिए इसमें से नोट कटाने का प्रयास करते हैं। कौन सा टेंस है? ध्यान से देखिए, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में से अगर अपन नोट को हटाएंगे तो कंफर्म है कि साधारण वाक्य की तरफ जा रहा है, फिर इसमें डज भी क्या करेगा? हटेगा, और डज नोट दोनों हटा देंगे तो ये क्रिया है वो सब्जेक्ट के अनुसार अपना बिहेव करेगी। वेट हियर, टिल, अनटिल, ही, इन दोनों को हमने रिमूव कर दिया तो कम का फिर क्या हो जाएगा? कम्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ तो नेगेटिव सेंटेंस बना रखा था, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में डू डज नोट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म ही आती है। लेकिन मैंने ये कहा कि टिल और अनटिल हमको मजबूर कर रहे हैं कि मेरे बाद आप किसका यूज नहीं कर सकते? नोट का यूज नहीं कर सकते। नोट का यूज नहीं करेंगे तो वाक्य साधारण वाक्य की तरफ कन्वर्ट हो रहा है, और स्ट्रक्चर की तरफ भाव तो उसका नेगेटिव रहेगा, लेकिन स्ट्रक्चर पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो डू नोट दोनों हटेंगे, और दोनों हटेंगे तो ये फिर कर्ता और क्रिया बच गई। और इनका एग्रीमेंट करने के लिए कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन, और कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी क्या होनी चाहिए? बहुवचन। तो यहाँ कम का मैंने क्या कर दिया? कम्स कर दिया। चलिए आपकी लिए मैं एक एग्जाम्पल और लिख देता हूं, उसको आप अपने हिसाब से हल कीजिए। मैंने कहा स्टे हियर, स्टे हियर, यही रुकना है। he had, sorry, he has, stay here, he has not arrived। वाक्य क्या कह रहा है? स्टे हियर, यही रुकना है। he has not arrived, वो क्या नहीं कर चुका? पहुंच नहीं चुका। और आपको कहा जाए कि इस सेंटेंस में आपको टिल या अनटिल का प्रयोग करना है। टिल या अनटिल का प्रयोग करना है तो आपको कन्फर्म है कि मिडल में करना है, तो आप लिखेंगे स्टे हियर, टिल या अनटिल। अब ये जो भाव तो नेगेटिव है, लेकिन टिल और अनटिल कहता है कि हम हमारी बात क्या नहीं लेंगे? नोट नहीं लेंगे, क्योंकि नोट के साथ हमारी कोई मित्रता नहीं है। अगर नोट के साथ मित्रता नहीं है तो यहाँ तो हमने नोट हटाया था, डज को भी हटाया था, क्योंकि ये टेंस का मैटर ही अलग था। और जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसमें अगर अपन नोट हटाते हैं तो हैज को हटाना जरूरी नहीं होता, क्योंकि सिंपल, नेगेटिव और इंटरोगेटिव तीनों जो पैटर्न होते हैं उनमें क्या आता है? नोट आता है। तो यहाँ पे अपन सिर्फ लिख सकते हैं स्टे हियर अंटिल ही हैज अराइव्ड। टेंस क्या हुआ? स्टे हियर, यहां रुकिए, ही हैज नॉट अराइव्ड, जब तक वो पहुंच नहीं जाता। स्टे हियर अंटिल ही हैज अराइव्ड, जब तक वो पहुंचे यहाँ से आपको यही रहना, यहाँ से जाना नहीं है, रुके रहना है। तो ये नेगेटिव सेंस देता है जब तक नहीं, कि जब तक वो नहीं पहुंचे आपको यहाँ रुकना है। तो टिल और अनटिल बड़े इंपॉर्टेंट दो कंजक्शन है, इनका यूज हमेशा से ही नेगेटिव सेंस में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर की बात करते हैं। 5 नंबर है वाइल। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंजक्शन है वाइल। वाइल का हिंदी अर्थ होता है जब या जबकि, समय से संबंधित कंजक्शन है। वाइल से 2 क्लोज को जोड़ना पड़े तो या तो डेफिनेटली आपको 2 क्लोज होंगे तो 2 एक्शन होंगे, या तो दोनों एक्शन जारी मिलेंगे,
या एक एक्शन कंप्लीट हो जाएगा, एक एक्शन क्या रहेगा, जारी रहेगा, ये सिचुएशन हो सकती है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा था, ये एक्शन क्या है, जारी है काम। आई मेट माई फ्रेंड, मुझको कौन मिला, मेरा मित्र मिला, वो मिल गया, काम खत्म हो गया, लेकिन ये एक्शन अभी क्या नहीं है, जारी नहीं है। बोलते वक्त ये एक्शन जारी था और ये एक्शन क्या नहीं था, जारी नहीं था। मैंने यही कहा है कि वाइल का प्रयोग ऐसे दो क्लोज को जोड़ने के लिए किया जाता है जो समय से संबंधित हो, या तो दोनों ही क्लोज में एक्शन जारी हो, या एक क्लोज में एक्शन जारी और एक में क्या गया, खत्म हो गया। तो वाइल का यूज आप उस क्लोज के साथ करेंगे जिसमें एक्शन क्या हो, जारी हो। इसमें देखिए आई वॉज गोइंग टू स्कूल, एक्शन जारी है, इसमें अपन लिखेंगे वाइल आई वॉज गोइंग टू स्कूल, फिर आप कोमा लगाएं, आई मेट माई फ्रेंड, जब मैं स्कूल जा रहा था अपने मित्र से मिला। दूसरा क्लोज देखिए, माई अंकल रीच्ड होम, आई वॉज रीडिंग, कि मेरे अंकल घर पहुंच गए और मैं क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। बताइए कौन सा एक्शन जारी है, अंकल का पहुंचना या पढ़ना, अंकल तो पहुंच गए फिर भी वो क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। इट मीन्स देखिए ये बोलते वक्त एक्शन क्या हो गया था, कंप्लीट हो गया था, और ये एक्शन क्या था, जारी था। और मैंने कहा कि वाइल का यूज उस क्लोज के साथ करना है जो बोलते वक्त क्या हो, जारी हो। तो ये जारी एक्शन ये है, तो अपन वाइल का यूज मिडल में करेंगे, अपन लिखेंगे माई अंकल रीच्ड होम वाइल आई वॉज रीडिंग। ये अपन वाइल का यूज सेंटेंस के क्या हो गया, मिडल में, और ये वाइल का यूज सेंटेंस के प्रारंभ में। नेक्स्ट मैंने कहा था ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एक्शन ही क्या हो, जारी हो। सी वॉज मेकिंग टी, वो चाय बना रही थी। सी वॉज ईटिंग बनानाज, और वो क्या कर रहा था, केला खा रहा था। दोनों एक्शन जारी हैं। ये लड़की है, ये कुछ बना रही है, और ये लड़का ये कुछ खा रहा है। अगर ऐसे एक्शन हो तो सेंटेंस के मिडल में वाइल का यूज करके दोनों सेंटेंस को जोड़ दीजिए, क्या बनेगा, सी वॉज मेकिंग टी वाइल ही वॉज ईटिंग बनानास। यानी कि आपने वाइल को मिडल में यूज किया। तो वाइल से संबंधित तीन बातें मैंने बताई कि तीन इसमें कंडीशंस बन सकती हैं। अगर दो क्लोज दिए हो, एक एक्शन जारी हो, एक कंप्लीट हो, तो जिस एक्शन को अपन ऐसे लगे कि ये जारी था उसके साथ आप वाइल लेके जाएं। जिसमें ये एक्शन जारी था तो यहाँ हमने वाइल ले लिया। इसमें ऐसा लग रहा था कि ये एक्शन जारी था तो इसमें हमने यहाँ क्या ले लिया, वाइल ले लिया। या दोनों एक्शन जारी हो तो मिडल में आप क्या लगा दे, वाइल लगा दे। ये अपने 5 कंजक्शन कंप्लीट हो गए। छठा देखिए अनलेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंजक्शन ऑफ टाइम नहीं है, ये कंजक्शन ऑफ कंडीशन है। क्या है, कंडीशन, यानी कि कंडीशन को बताता है। या इसका नाम हो सकता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। लेकिन अनलेस भी एक नेगेटिव वर्ड है। अनलेस भी क्या है, नेगेटिव वर्ड है। अनलेस का हिंदी अर्थ होता है इफ नॉट, यदि नहीं। इफ नॉट, यदि नहीं। अगर हमें अनलेस का यूज करना हो तो कुछ कंडीशंस को हमें फॉलो करना पड़ता है, जैसे हमने अनटिल में किया था। अगर आपको अनलेस यूज करना हो तो इफ नोट की जगह अनलेस आ सकता है, अनलेस की जगह क्या आ सकता है, इफ नोट आ सकता है। तो बात कंफर्म हो गई। जिस क्लोज में इफ और नोट दिया हो उस सेंटेंस में किसका यूज करें आप, अनलेस का यूज करें। बट आपको इफ और नोट दोनों को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, क्योंकि अनलेस के बाद कभी भी नोट का यूज नहीं होता। क्योंकि अनलेस खुद क्या है, नेगेटिव वर्ड है। अनलेस का हिंदी अर्थ होता है जब तक नहीं, यानी कि अनटिल, टिल, अनलेस, तीनों जो कंजक्शन है वो नेगेटिव सेंस देने वाले कंजक्शन है। इनके बाद कभी नोट का यूज नहीं होता। तो आप कहेंगे सर कैसे हल करें। अगर आपको टाइम कंडीशन से संबंधित दो क्लोज मिलते हैं तो जिस क्लोज में आपको इफ मिले और नोट मिले उस कंजक्शन में, उस क्लोज में से इफ को हटा दीजिए, नोट को हटा दीजिए और किसका यूज कीजिए, अनलेस का यूज कर दीजिए। वाक्य बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो क्या बनेगा, अनलेस ही। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या लगाया था, डिड नोट लगाया था। ये बड़ा पेचीदा मामला है टेंस का। अगर डिड नोट लगाया था तो वाक्य का भाव तो नेगेटिव आ रहा है, बट स्ट्रक्चर कौन सा जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है। और ये टेंस है पास्ट इंडेफिनिट,
पास्ट इंडेफिनिट के साधारण वाक्य में क्या साइक्रिया लगाते हैं अपन? नहीं लगाते। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में लगाते हैं। अगर साधारण वाक्य का स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं तो नोट हटाएंगे तो क्या हटाना पड़ेगा? डिड भी हटाना पड़ेगा। एक प्रोसेस और करनी पड़ेगी, इन दोनों को हटाएंगे तो साधारण वाक्य के स्ट्रक्चर में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म आती है। तो कम का क्या करना पड़ेगा? केम करना पड़ेगा। अनलेस ही केम टू मी, फिर आप लगाइए कोमा, कि जब तक वो मेरे पास नहीं आएगा आई विल नॉट हेल्प हिम, आई विल नॉट हेल्प हिम, मैं उसकी क्या नहीं करूंगा? सहायता नहीं करूंगा। दोनों सेंटेंस का भावार्थ एक ही है, अर्थ एक ही है। इफ ही डिड नॉट कम टू मी, यदि वो मेरे पास नहीं आया, आई विल नॉट हेल्प हिम, तो मैं उसकी सहायता नहीं करूंगा। ये तो दो अलग अलग क्लोज थे और हमें दोनों क्लोज को एक कंजक्शन से मिलाकर क्या करना है? जोड़ना है और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो फिर अपन अनलेस का यूज करेंगे, तो इफ और नोट को हटाएंगे और उस क्लोज में किसका यूज कर देंगे? अनलेस का कर देंगे। वाक्य अपने आप में वही आ जाएगा। अनलेस ही कैम टू मी, जब तक वो मेरे पास नहीं आएगा, आई विल नॉट हेल्प हिम, मैं उसकी क्या नहीं करूंगा? सहायता नहीं करूंगा, मदद नहीं करूंगा। ऐसी एक क्लोज और दिया है। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन मेहनत नहीं करोगे, हटाओ डाल कीजिए, क्या आएगा? अगर इसको अपन लिखेंगे तो इसमें आएगा अनलेस, यानी कि हमको इफ नोट हटाना है। हटाना क्या है? इफ और नोट हटाना है, सॉरी। तो अपन लिखेंगे अनलेस यू, अनलेस यू, यहां तक तो अपन आ गए। अब मैंने कहा है कि आपको इफ और नोट दोनों हटाने हैं। इस नोट को हटाओगे तो ये देखिए टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट के साधारण वाक्य का स्ट्रक्चर लगा रहे हैं। अगर साधारण वाक्य का स्ट्रक्चर लगा रहे हैं तो नोट के साथ क्या हटेगा? डू भी हटेगा। तो ये डू नोट दोनों एक साथ रिमूव हो जाएंगे। अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड कोमा यू विल नॉट सक्सीड, यानी कि जब तक तुम कठिन मेहनत नहीं करोगे तुम सफल नहीं हो सकते। तो यहाँ पे मैंने वर्क का वाक्य रख दिया क्योंकि ये वर्ब नाउन कौन सा है? प्लूरल है। तो इस प्रकार अनलेस का यूज करते समय आपको अनलेस वाले पार्ट में जो इफ नोट दिया है, इफ नोट को रिमूव करना है और उसकी जगह क्या लगाना है? अनलेस लगाना है। तो अपने 6 प्रश्न हल हो गए।